हेलो दोस्तों। आज देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा पॉपुलर लेक्चर, जिसके अंदर हम इसरो और स्पेस से रिलेटेड बातें करेंगे। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी, प्रियदर्शना जैन। इस लेक्चर में हम देखेंगे, आपने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा, पीएसएलवी का यूज़ करके सैटेलाइट लॉन्च की गई, जीएसएलवी लॉन्चर का यूज़ करके सैटेलाइट लॉन्च की गई, और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजीज, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो कि बहुत अभी चर्चा में रहती हैं। तो ये सब क्या होती हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस है, और इंडिया क्यों इन सबको हार्नेस करने के लिए इतने सालों से एफर्ट लगा रहा है। तो वन बाय वन हम चीज़ों को देखते हैं। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ? तो 1960s में डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई इंडिया स्पेस प्रोग्राम के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं। उन्होंने इस बात को कन्विंस किया गवर्नमेंट को कि हाँ, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है स्पेस में, कुछ रिसोर्सेस हैं जिनको अगर हम हार्नेस करेंगे तो सोसाइटी और मैन से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत इन्होंने करी। और कुछ वर्ल्ड के अंदर उस समय कुछ स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे कि ओलंपिक्स के लाइव टेलीकास्ट होना स्टार्ट हुए थे यूएस द्वारा, और उस चीज़ की वजह से पूरे वर्ल्ड में हंगामा हो गया था एंड एवरीबडी वाज ईगर कि स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई वाज वन ऑफ देम। और इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है उसके 3 एलिमेंट के रूप में वो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो उसमें एक चीज़ होती है सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन, जिसको हम टेलीविजन्स कहते हैं। टेलीविजन्स और जो सिग्नल्स होते हैं इनका इसमें यूज़ किया जाता है। एक होती है रिमोट सेंसिंग, जिसके थ्रू वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, वेदर वगैरह सब चेक किया जाता है। और एक होती है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो स्पेस के उसके अलावा जो तीसरे एप्लीकेशंस होते हैं वो। तो इस तरीके से 3 पार्ट में उस प्रोग्राम को डिवाइड किया गया। एक कमेटी बनाई गई थी, इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, जिसके के लीडर थे डॉक्टर साराभाई एंड डॉक्टर रामनाथन। और 1967 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है, वो ऑपरेशनलाइज हो गया 1967, जिसने कि साइंटिस्ट के लिए ट्रेनिंग सेंटर का भी काम किया। उसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। और इसरो के अंदर 20 से भी ज़्यादा सेंटर्स आते हैं जिनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। अभी हम इन सेंटर्स की एक बार लिस्ट भी देखेंगे। और फॉरेन सैटेलाइट्स की मदद से स्टार्टिंग में स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद इसरो ने अपना विजन दिया कि हम जो है इंडिजिनस जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली हार्नेस करेंगे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। 1972 में स्पेस कमीशन बनाया गया। 1975 में इंडिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया। उसके अंदर जो लॉन्चर यूज किया गया था वो सोवियत लॉन्चर था। इट हैज एस्टैब्लिश्ड 2 मेजर स्पेस सिस्टम्स, 2 मेजर स्पेस प्रोग्राम्स जिसे हम कहते हैं स्पेस सिस्टम्स कहते हैं, वो इंडिया ने एस्टैब्लिश किए। उसमें एक था इंडियन नेशनल सैटेलाइट फॉर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इनसैट जिसे हम कहते हैं, और वो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं। मेट्रोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी उसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्टैब्लिश की गई, जो कि रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट में मदद करती है। तो आईआरएस एंड इनसैट, ये 2 इम्पॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम है इंडिया के, जिन्होंने हमें एक हॉलमार्क जनरेट करके दिया स्पेस प्रोग्राम्स के अंदर बाय दी इसरो। तो इनसैट एंड सेकेंड इज आईआरएस। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स डेवलप्ड बाय इसरो, जीएसएलवी एंड पीएसएलवी, 2 लॉन्च व्हीकल है जो इसरो ने डेवलप किए हैं। ये टोटली इंडिजिनस हैं। बाद में इनको यूज किया जाने लगा। और इनसैट और आईआरएस जैसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जीएसएलवी एंड पीएसएलवी यूज किए जाते हैं। ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1975-76 में सबसे पहले टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, एक प्रोग्राम था साइट करके, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, वो लॉन्च किया गया। उसके बाद दिस एक्सपेरिमेंट बेनिफिटेड 2 लाख पीपल। ये कुछ विलेजेस के अंदर, पर्टिकुलर विलेजेस के अंदर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट का यूज़ किया गया था, ATS-6। तो अभी भी हमारे पास इंडिजिनस चीज़ें नहीं थी 1975-76 तक। उसके बाद आया
स्टेप 1977 और 79 में। तो जो स्टेप है उसका नाम है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। स्टेप ने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया और फ्रांस जर्मन सिम्फोनी का यूज करके इसे बनाया गया था। स्टेप वाज एम टू प्रोवाइड सिस्टम टेस्ट ऑफ यूजिंग जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। इसके अंदर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का यूज किया गया था। दो टर्मिनोलॉजीज हैं, पोलर सैटेलाइट या फिर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, और एक होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ये दोनों सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन दोनों बहुत ही सिंपल है। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। फिर खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1980s में, जिसे कि यूनेस्को आईपीडीसी का भी अवार्ड दिया गया था रूरल कम्युनिकेशन एफिशिएंसी के लिए 1984 में। तो लोकल लेवल पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। इस तरीके से 1979 में भास्कर 1 भास्कर 2 के मिशन आ गए। ये भी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स थी। उसके बाद एप्पल करके एक प्रोग्राम हुआ, एरिया पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। उसने फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट दिया इंडिया को। उसके बाद 1980s में SLV-3 व्हीकल का यूज करके इंडिया ने अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया। रोहिणी जो है सैटेलाइट का नाम था, रोहिणी वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय यूजिंग इंडियाज ओन मेड लॉन्च व्हीकल विच वॉज नेम्ड SLV-3। उसके बाद 1987 में आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV-3, जिसके अंदर की स्ट्रैप ऑन जैसी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजीज होती है उनका यूज किया गया। फिर 1982 में फर्स्ट इनसैट लॉन्च हुआ एंड it was program expanded to geosynchronous satellites called GSAT। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी इसके अंदर इंक्लूड की गई और उस प्रोग्राम को एक्सपेंशन करके GSAT इसका नाम दिया गया। आज जो भी सारा चलता है मैक्सिमम GSAT के अंडर ही चलता है। देन फर्स्ट IRS सैटेलाइट लॉन्च हुई 1988 में, और दिस प्रोग्राम वाज डेवलप्ड मोर स्पेशलाइज्ड सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स। रीसैट 1 लॉन्च हुआ 2012 में, जिसमें रडार इमेजिंग की गई सैटेलाइट के थ्रू, जिसका नाम था रीसैट। उसके बाद सैटेलाइट्स विद आर्गोज एंड अल्टिका सरल लॉन्च हुआ 2013 में। सरल एक ज्वाइंट मिशन है इंडिया और फ्रेंच का टू मेजर दी ओशियन वेवलेंस। तो इस तरीके से ये सारी सैटेलाइट्स जो हैं ये लॉन्च होने लगी और हमारा सिस्टम चलने लगा। एंड इवेंचुअली इंडिया ने बहुत सारे लैंडमार्क्स अचीव करे। वी विल सी देम। 2013 के बाद भी क्या चीजें हुई हैं वो अभी हम देखेंगे आगे। आप इम्पॉर्टेंटली ये चीज नोट कीजिए कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV जो है वो पोलर ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, और ये जो GSLV होता है ये जियो स्टेशनरी स्पेस लॉन्च व्हीकल होता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। अब ये दोनों ऑर्बिट्स क्या चीज होते हैं उनको अभी देखेंगे इवेंचुअली। तो GSLV Mark 3 एक और होता है जिसे LVM भी कहते हैं, वो इसका फिर लेटर वर्जन है GSLV का। इसरो ने अपने कोऑपरेटिव अरेंजमेंट और एजेंसीज का यूज करके बहुत सारी स्पेस एजेंसीज और कंट्रीज की मदद भी करी है। इसरो अदर कंट्रीज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है पर्सोनल्स को। एंड एक मेन ऑब्जेक्टिव जो लेके चले हैं वो है सेल्फ रिलायंट अचीव करना स्पेस टेक्नोलॉजी में। और इस सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए 3 पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनको कि ऑब्जेक्टिव बनाया गया, और उसमें नंबर 1 है मास कम्युनिकेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करना सैटेलाइट के थ्रू। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग करना, और तीसरी चीज़ है इंडिजिनस सैटेलाइट्स और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप करना। ये तीनों चीजें इसरो ने सक्सेसफुली अचीव करी हैं। हम देख रहे थे 2013 तक का टाइम। तो 2013 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो है IRNS जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जैसे कि आप GPS यूज करते हैं, GPS जो है वो US का बनाया हुआ सिस्टम है, उसी तरीके से इंडिया ने अपना खुद GPS बनाना चाहा है, उसका नाम है IRNSS। तो ये जो है इसरो का इनिशिएटिव है, एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम टू प्रोवाइड पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज फॉर यूजर्स ओवर इंडियन रीजन। तो इसके अंदर वो पोजिशनिंग नेविगेशन टाइमिंग जो चीज GPS हमारे लिए करता है, US का सिस्टम है GPS, वो अब इंडियन सैटेलाइट सिस्टम ही कर पाएगा। तो ये जो है 8 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन है, 8 सैटेलाइट का ग्रुप है, और उसके अंदर 8 सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद जो एक सेगमेंट बनता है उसे कहते हैं नाविक। तो फिर ये सेगमेंट आपको GPS की तरह काम करके देता है। तो इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू यूजर्स इन इंडिया। और कितने रीजन तक? तो 1500 किलोमीटर तक की बाउंड्री तक वो अपना जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर
स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती है, और एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विस मतलब जो ऑथोराइज यूजर को, तो दो तरीके से चीजें उसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। उसकी और भी कुछ एप्लीकेशन है अपार्ट फ्रॉम दिस पोजिशनिंग, टेरेस्ट्रियल मराइन नेविगेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग, जियोडेटिक डेटा कैप्चर, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, मोबाइल फोन का इंटीग्रेशन, और ऐसी बहुत सारी चीजें IRNS का यूज करके की जाएंगी। 3 सैटेलाइट्स आर लोकेटेड इन सुटेबल ऑर्बिटल स्लॉट। इसकी जो 8 सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर एक्चुअली 9 लॉन्च हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर एक लॉन्च फेल हो गया था। तो कुछ इसमें 3 सैटेलाइट जो हैं वो ऑर्बिटल स्लॉट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखी गई थी। उसके बाद 4 सैटेलाइट रखी गई जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जिनको कि एक इंक्लिनेशन की जरूरत थी। तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होते हैं अभी देखेंगे, जस्ट हैव सम पेशेंस। तो आप इतना मानिए कि अर्थ जैसे होती है, तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो इक्वेटर जो होती है उसके पैरेलल ऑर्बिट होता है, तो उसे कोई इंक्लिनेशन नहीं चाहिए, वो एज इट इज ऐसा कैसा होता है। और ये जो जियो सिंक्रोनस होता है ये इंक्लाइंड ऑर्बिट होता है। तो उसके बाद वेबसाइट डाली गई जियो सिंक्रोनस में, ऑल द सैटेलाइट्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर कॉन्फिगर्ड आइडेंटिकली, सबका कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सैटेलाइट आर कॉन्फिगर्ड विद 1K बस टू बी कंपैटिबल फॉर लॉन्च ऑन बोर्ड PSLV का यूज करके जैसे लॉन्च की गई थी, तो उसमें 1K एक बस फ्रीक्वेंसी होती है ये सारी फिजिक्स के अंदर, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूज किया गया है लॉन्च के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर 2014 में ऑपरेशनलाइज हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो का एक ज्वाइंट मिशन जिसका नाम है गगन, जियो एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। और ये नेविगेशन सिस्टम एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है जो इंडियन एयर स्पेस बनाना चाहा है बहुत लंबे सालों से। और ये जो बाज होते हैं मतलब सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम, ये हर कंट्री के पास अपने अपने होते हैं, और इंडिया ने अपना खुद डेवलप करने की कोशिश की और वो फुल्ली ऑपरेशनलाइज हो गया 2014 में। ये सिस्टम आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है फॉर अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर बाय प्रोवाइडिंग रेफरेंस सिग्नल। देखिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है GNSS, वो एक इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। वहां से रिसीवर लेके उसको रेफरेंस सिग्नल प्रोवाइड करके हमने एक्यूरेसी को बढ़ाने की कोशिश की है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश डिप्लॉय एंड सर्टिफाइड सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ सिविल एविएशन एप्लीकेशंस इन इंडिया। तो जो इंडिया में सिविल एविएशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर सेफ्टी ऑफ लाइफ को इंश्योर करने के लिए हम खुद अपने एक्यूरेसी नेविगेशन सिस्टम को डिजाइन करें और उसका यूज करें, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। द सिस्टम इज इंटर ऑपरेबल विद अदर इंटरनेशनल स्पास सिस्टम। जैसा मैंने बताया स्पास सिस्टम हर कंट्री के पास अपने होते हैं, तो इनके अंदर इंटर ऑपरेटिबिलिटी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके यहाँ से एक फ्लाइट उड़ान भरेगी, फिर उनकी कंट्री से एक फ्लाइट उड़ान भरेगी, तो जब आपस में सिग्नल्स के रेफरेंस दिए जाते हैं उसके बाद ही कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। तो अभी तक रेफरेंस सिग्नल के लिए इंडिया दूसरे कंट्रीज के नेविगेशन सिस्टम्स को यूज करता था। नाउ वी आर यूजिंग अवर ओन नेविगेशन सिस्टम, और इसके अंदर सिस्टम्स हैं जैसे यूएस का वास्ट सिस्टम है, यूरोप के सिस्टम का नाम है एग्नोस, जापान के सिस्टम का नाम है एमसास, और इंडिया के सिस्टम का नाम है गगन। तो गगन जो है इट्स जियो फुटप्रिंट एक्सटेंड्स फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया। इतना ज्यादा उसका वास्ट वो है कि अफ्रीका से लगाकर ऑस्ट्रेलिया तक, और उसकी एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज जो है वो भी पूरे अक्रॉस द रीजन फैली हुई है। गगन फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है वर्ल्ड का विच हैज बीन सर्टिफाइड फॉर अप्रोच विद वर्टिकल गाइडेंस ऑपरेटिंग इन द इक्वेटोरियल आयनोस्फेरिक रीजन। और ऐसा हमारा विजन है कि इसको आयनोस्फेरिक रीजन में ऑपरेट करवाया जाएगा, और आयनोस्फेरिक बिहेवियर की स्टडी करने के लिए भी गगन का यूज किया जाएगा। तो ये फर्स्ट ऐसा इस्बास है दुनिया का जो कि आयनोस्फेरिक रीजन में स्टडी करने के लिए यूज किया जाएगा। दिस मेक्स इंडिया द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज सच प्रिसीजन अप्रोच कैपेबिलिटीज। तो इस तरीके की आयनोस्फेरिक प्रिसीजन कैपेबिलिटीज यूज करने के लिए इंडिया जो है वो थर्ड कंट्री बन चुका है आफ्टर यूएस एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। गगन दो प्राइमरीली मीन फॉर एविएशन, विल प्रोवाइड बेनिफिट्स बियॉन्ड एविएशन, तो रेलवे, सर्वेइंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, मैरीटाइम, सिक्योरिटी एजेंसीज, ये सब भी गगन का यूज कर सकेंगे अपने अपने सर्विलांस के लिए। तो इस तरीके से इंडिया ने जीपीएस को रिप्लेस करने के लिए IRNS बनाया, खुद का इंडिजिनस जीपीएस। सिविल एविएशन में सिग्नल्स के लिए ग्लोबल नेविगेशन
सैटेलाइट सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके इंडिजिनसली डेवलप किया गगन, जिसका नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इसरो। इसरो का स्ट्रक्चर है ये, एक चेयरमैन होते हैं, उसके नीचे डायरेक्टर होते हैं, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज, आईआईआरएस मैनेजमेंट काउंसिल, इस तरीके की बॉडीज होती है। इसरो के अंदर बहुत सारी एजेंसीज काम करती है, सब एजेंसीज, उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, और इस तरीके से खाली एक बार इसके नाम जो है और ये किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें आप देख लीजिए। इसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर, सॉइल, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, कौन कौन से डिपार्टमेंट वर्क करते हैं। जस्ट फॉर नेम से यू शुड नो ऑल ऑफ दिस थिंग। शायद कहीं फिलर में, मेंस में या फिर प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये चीज हेल्प करे। उसके बाद जो स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है इंडिया का, उसमें सबसे ऊपर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसको डायरेक्ट हेड करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, प्रधानमंत्री ऑफिस से अटैच ऑफिस है, उनके ही अंडर स्पेस कमीशन भी आता है। और इसरो जो है उसके नीचे एक बॉडी होती है, और इसरो की एक आम एजेंसी है अंतरिक्ष, जो कि इसरो की मार्केटिंग एजेंसी कहलाती है। इसरो के अंदर कुछ और एजेंसीज काम करती हैं। ये सारे प्रोग्राम्स इसरो के प्रोग्राम है, ईसैक, वीएसएससी, आईपीआरसी, इनके फुल फॉर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप आराम से इनको स्टडी कीजिए। और ये सारी इसरो की आम एजेंसीज हैं जो इसरो के साथ काम करती हैं। ये सारी अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। तो इन सब एजेंसीज के नाम क्या क्या हैं और इनके फुल फॉर्म क्या क्या है, जस्ट हैव अ लुक। 2015 में आर्यभट्ट को लॉन्च किए, 40 साल कंप्लीट हो गए। और वहां से अगर हम थोड़ा सा मतलब टाइमलाइन को देखते हैं तो 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, 1979 में भास्कर 1, इनसैट का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ 1982 में, 1988 में आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सिस्टम की हम अभी बात कर रहे थे, वो ऑपरेशनल हुआ। उसके बाद इनसैट की सेकंड सैटेलाइट आई, इनसैट 2C। 2001 में जीसैट 1, इनसैट का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हो गया जीएसएलवी का यूज करके। उसके बाद 2002 में कल्पना 1 सैटेलाइट लॉन्च हुई, जो कि मीटेरोलॉजी के लिए लॉन्च की गई थी। एंड उसके बाद 2004 में एजुसेट, एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट लॉन्च की गई। 2008 में चंद्रयान स्पेस में गया। चंद्रयान को हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इन दिस लेक्चर विल नॉट स्टडी चंद्रयान। चंद्रयान एंड हमारा एक और मिशन है मार्स के ऊपर जाने वाला, उसका नाम है मंगलयान। तो इन दोनों मिशन को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। 2012 में रीसैट 1, जिसका कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, रीसैट 1 भी यहाँ पर लॉन्च हो गया। वेदर फोरकास्टिंग और रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स का यूज किया गया था। एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों का इसमें एप्लीकेशन है रीसैट 1 के अंदर, रीसैट 1 सैटेलाइट में। फिर 2013 के अंदर, जैसा अभी मैंने बताया, मंगलयान जो है वो भी ऑपरेशनलाइज हुआ। मंगलयान की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, चंद्रयान और मंगलयान। यहाँ पर IRNS 1 भी यहाँ पर लॉन्च हुआ था। फर्स्ट सैटेलाइट IRNSS की यहाँ पर पोजीशन कर दी गई। उसके बाद कुछ चीजें हुई। 2015 में एट्रोसैट करके इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई, PSLV C30 का यूज करके। ये GSLV PSLV के साथ आगे जो भी लगाया जाता है वो एक नंबर है, तो हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे नेक्स्ट लॉन्च होगा तो C31, फिर C32, इस तरीके से। तो इसकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ नंबर, और हमेशा हर एक लॉन्च के साथ एक नेक्स्ट इंक्रीज नंबर ऐड कर दिया जाता है। फिर GSAT 15 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है उन्होंने कैरी किया गगन को 2015 वाली ही पीरियड में। 2016 के अंदर 5th सैटेलाइट पोजीशन करी गई IRNSS की, जिसका नाम है IRNSS 1E, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय PSLV C31। 2017 में कार्टोसैट 2 सीरीज की सैटेलाइट लॉन्च की गई, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स थी। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही लॉन्च होती हैं। व्हाट इज सन सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, ब्ला ब्ला ब्ला, वेरी कंफ्यूजिंग, विल सी देम इवेंचुअली, जस्ट हैव सम पेशेंस। उसके बाद 2018 में IRNS-1L, द 8th नेविगेशन सैटेलाइट टू ज्वाइन द IRNS स्पेस सेगमेंट, वो लॉन्च की गई। और ये सारी लिस्ट है स्पेस सेंटर ऑफ इसरो। तो ये इसरो के दूसरे जो सेंटर्स हैं उनकी सारी लिस्ट है, कहाँ पर कौन कौन से लेबोरेटरी है, उनमें क्या 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 वर्क होते हैं। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स देखेंगे। जब हमने सैटेलाइट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था तो हमने इस तरीके के टर्मिनोलॉजीज का यूज किया था, सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस। तो लेट अस सी देम।
अब नाम से ही आपको क्लियर है, सिंक्रोनस मतलब उसके साथ सिंक्रोनी में रहना। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो हमेशा सन को फेस करती है, उसकी पोजीशन अर्थ के पोलर ऑर्बिट्स में होती है। जैसे कि ये जो ऑर्बिट है येलो कलर का इस फिगर के अंदर जो दिख रहा है, ये अर्थ का पोलर ऑर्बिट है, नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर ये ऑर्बिट होता है। इसका एल्टीट्यूड होता है 600 से 800 किलोमीटर। तो वहां पर जो सैटेलाइट होती है वो सैटेलाइट, आप देखिए इसकी पोजीशन को, हमेशा सन को फेस करेगी and it will pass over each geographical location at same time every day। ये सैटेलाइट हर एक जोग्राफिकल, जैसे फॉर एग्जांपल ये जोग्राफिकल लोकेशन है, तो ये सैटेलाइट जो है ये एक पूरा चक्कर लगाएगी और पूरे दिन में एक बार ये सैटेलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है, तो हर एक जोग्राफिकल लोकेशन पे सेम टाइम पे वो आएगी। तो इस तरीके से इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैटेलाइट का। और चूंकि ये हर एक लोकेशन पे एक बार क्रॉस कर रही है, इस सैटेलाइट को अर्थ को ऑब्जर्व करने में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन अर्थ ऑब्जर्वेशन पर्पस, जहां के रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग जैसी एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। सोलर स्टडी में भी, अगर सोलर के बारे में कोई स्टडी करनी है तो वो भी स्टडी में इसी सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो रिमेंबर दिस फैक्ट, एक तो एल्टीट्यूड ऊपर रहता है, अर्थ के ऑब्जर्वेशन में यूज की जाती है, और इसकी जो लोकेशन है वो पोलर ऑर्बिट के अंदर होती है 600 to 800 किलोमीटर अबव। तो इस तरीके से फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब जो अर्थ के साथ सिंक्रोनी में, ये सन के साथ थी, सन को हमेशा फेस कर रही थी, ये जियो सिंक्रोनस है। जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है कि वो ऑर्बिट, ऐसा ऑर्बिट जो कि अर्थ के रोटेशन ऑर्बिट से सेम हो। तो इसकी जो हाइट होगी, सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल पीरियड होगा, वो अर्थ के रोटेशन पीरियड से सिमिलर होगा। मतलब जैसे आपकी अर्थ जिस हिसाब से रोटेट होती है 24 आवर्स में, तो उतना ही रोटेशन पीरियड इस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का भी रहेगा। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का एक स्पेशल केस होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जब जो आपकी सैटेलाइट है, जब वो इक्वेटर के ऑर्बिट में रहती है, उसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। आप इस फिगर के अंदर देखिए, ये इक्वेटर का ऑर्बिट कहलाता है जियो स्टेशनरी। उसके अलावा ये जो टिल्टेड ऑर्बिट्स होते हैं ये कहलाते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इनमें भी टाइम पीरियड वही रहेगा, ऑर्बिटल पीरियड का टाइम अर्थ के रोटेशन के टाइम से सेम रहेगा, लेकिन जो प्लेन है वो टिल्टेड होगा। और जियो स्टेशनरी में प्लेन जो है वो इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर के ऊपर ही होता है। तो इस तरीके से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। दे सर्कल्स द अर्थ अबाउट द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, 36,000 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर ये सर्कल करके रखती हैं। ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स इन द सेम टाइम इज टेकन बाय अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जैसा मैंने बताया, सेम वही टाइम लगेगा जो अर्थ के रोटेशन को टाइम लगता है। फिक्स्ड लैटिट्यूड होने की वजह से, अब देखिए एक ही लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होती है, अर्थ के ऊपर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उस जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट रहेगा, ऐसा ही कोई ऑर्बिट होगा तो वो फिक्स रहेगा। एंड सैटेलाइट्स प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विल गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेदर, कम्युनिकेशन एंड विदाउट मॉनिटरिंग द एंटीना फॉर सिग्नल एवरी सिंगल टाइम। तो क्योंकि इनका लैटिट्यूड फिक्स होता है, सन सिंक्रोनस में लैटिट्यूड पूरा चेंज हो रहा है, यहां से वहां रोटेट इस तरीके से हो रहा है, तो जितने भी लैटिट्यूड्स है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका चूंकि लैटिट्यूड फिक्स रहता है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन में और इसको भी वेदर के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गई हमारी सन सिंक्रोनस। दिस इज सन सिंक्रोनस। ये आपको येलो कलर का जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट मतलब कोई भी ऑर्बिट जो पोल के पास में रहेगा पोलर ऑर्बिट कहलाएगा, लेकिन जब वो एग्जैक्टली सन को फेस करेगा तो फिर उसे सन सिंक्रोनस कह देंगे। तो इस तरीके से ये सैटेलाइट्स और सैटेलाइट्स के डिवीजन होते हैं। आप देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं, जिसके अंदर एक टाइप होता है जिसका नाम होता है GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। अब ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट क्या चीज होती है? जब भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, सैटेलाइट हो या जैसे आप पत्थर फेंकते हो, तो वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करके जाता है, इसे कहा जाता है ट्रैजेक्ट्री। तो सैटेलाइट भी हमेशा अपनी ट्रैजेक्ट्री में ही लॉन्च की जाती है, और उस ट्रैजेक्ट्री से उस सैटेलाइट को ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांसफर स्पेस क्राफ्ट फ्रॉम ए लो एटीट्यूड ऑर्बिट और फ्लाइट ट्रैजेक्ट्री टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उस जो भी ऑर्बिटल प्लेन के अंदर वो गया है, जैसे ऐसे थ्रो किया सैटेलाइट को, तो इस तरीके से सैटेलाइट जाएगी इस ट्रैजेक्ट्री को फॉलो करते हुए। उसके बाद उसको एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिटल प्लेन के अंदर डाला जाएगा। तो उसके बीच में जो ट्रांसफर ऑर्बिट यूज किया जाता है उसका नाम जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होता है। आप इस फिगर में देखिए अच्छे से,
ये लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद प्लेन चेंज वेयर जीटीओ प्लेन इंटरसेक्टेड जीओ प्लेन। तो जीओ मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर डालने के लिए जो इंटरफेस प्लेन है उस प्लेन का नाम होता है जीटीओ, और फिर उसके बाद वो जो सैटेलाइट होती है वो उसमें चली जाती है, जियो के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होता है। उसके बाद एक ऑर्बिट होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे हम कहते हैं लियो। तो जो लियो होता है वो क्या चीज होती है, तो अर्थ से बहुत ही करीबी पे, ये देखिए इस फिगर के अंदर ये व्हाइट कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लियो ऑर्बिट है। ये बहुत ही छोटे 200 से लेकर 2000 एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं, और इसमें सैटेलाइट बहुत ट्रैवल फास्ट करती है अर्थ से। ऑब्वियसली सैटेलाइट अर्थ के बहुत कम एल्टीट्यूड के ऊपर है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी। Satellite in the circular orbit travels at a speed of 7.8 km per second. At this speed, a satellite takes approximately 90 minutes to circle the Earth. अर्थ को सर्कल करने में उसे सिर्फ 90 मिनट लगते हैं, और इसका यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग में, मिलिट्री पर्पस में, और एज दे ऑफर क्लोज प्रोक्सिमिटी टू सन, उसको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अगर उड़ानी है तो वो भी लियो ऑर्बिट के अंदर ही उड़ाई जाती है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS वो भी इस लो ऑर्बिट के अंदर ही रहता है। तो इस तरीके से लो अर्थ ऑर्बिट होता है ये, और फिर यहाँ पर जो ब्लू लाइन दिख रही है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। उसके बाद आते हैं पोलर ऑर्बिट, जिनके बारे में अभी हमने देखा था कि जो हमारी सन सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होती है वो एक तरीके का पोलर ऑर्बिट होता है, लेकिन बस वो सन को फेस करता है इसलिए वो सन सिंक्रोनस है। उसके अलावा बहुत सारे पोलर ऑर्बिट ऐसे, जैसे रेड कलर का, येलो कलर का, ऐसे बहुत सारे पोलर ऑर्बिट यहाँ पर हो सकते हैं। पोलर ऑर्बिट के अंदर जो भी सैटेलाइट उस ऑर्बिट के 20 से 30 डिग्री ऑफ द पोल में रहेगी उसे हम कहेंगे वो पोलर ऑर्बिट में है। एग्जैक्ट पोल के अंदर होना जरूरी नहीं है, 20 से 30 डिग्री तक का मार्जिन होता है। और ये लो लैटिट्यूड पर, ये भी लो एल्टीट्यूड पर होती है, 200 से 1000 किलोमीटर के आसपास। सैटेलाइट इन द पोलर ऑर्बिट लुक डाउन ऑन द अर्थ्स एंटायर सरफेस, कैन पास ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स सेवरल टाइम्स अ डे। ऑब्वियसली जो पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं वो नॉर्थ साउथ पोल पे बहुत नंबर ऑफ टाइम्स जो है एक दिन में चक्कर काट सकती है इस तरीके से। तो सन सिंक्रोनस देखा, जियो सिंक्रोनस देखा, जीटीओ क्या ऑर्बिट होता है, लियो, देन पोलर ऑर्बिट्स हमने देख लिया। अब उसके बाद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के, इनके अलग अलग नाम जो हमने देखे थे, थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। SLV सबसे पहला, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कोर व्हीकल इसका शेप है, आप देखिए यहाँ पर जो शेप दिखाई दे रहा है आपको एकदम कोर व्हीकल का शेप है। ऑल 4 सॉलिड स्टेज, इसके अंदर 4 स्टेज होती है लॉन्च की, सारी स्टेजेस सॉलिड स्टेज ही होती है। सॉलिड का मतलब जो फ्यूल यूज किया जाता है, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं साइंस के अंदर, प्रोपेलेंट जो है वहाँ पे सॉलिड होता है। पेलोड कैपेसिटी 40 किलो तक की होती है, लियो ऑर्बिट के अंदर सर्वाइव करती है SLV लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट जब SLV से डाली जाती है तो लियो ऑर्बिट में जाएगी। उसके बाद आपका आता है ASLV। ASLV जो है वो कोर व्हीकल है, उसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे पिक्चर देखिए, 2 सॉलिड स्ट्रैप लगा दिए गए। सारी स्टेजेस इसमें भी सॉलिड स्टेजेस होती है, रिमेंबर दिस फैक्ट। यहाँ भी सॉलिड स्टेजेस हैं, यहाँ भी 4 स्टेजेस हैं इसको लॉन्च करने की, चारों स्टेज सॉलिड हैं। उसके बाद इसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी धीरे धीरे, इन सारे टेक्नोलॉजी में पेलोड कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ 40 किलो है, यहाँ 150 किलो है। उसके बाद जो सैटेलाइट है वो लियो ऑर्बिट के अंदर लॉन्च की जाएगी। उसके बाद आता है PSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर, पोलर ऑर्बिट्स के अंदर जो है सैटेलाइट्स को रखते हैं, और इनमें पेलोड कैपेसिटी जो है वो 1500 किलोग्राम की होती है। इसके अंदर 4 स्टेज होती है, सेम 4 स्टेज होती है, लेकिन चारों सॉलिड नहीं होती, अल्टरनेट होती है, सॉलिड लिक्विड ऐसी स्टेजेस होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी स्टेजेस सॉलिड नहीं होती है, यहाँ से चेंज शुरू होता है। और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 6 सॉलिड स्ट्रैप यूज किए जाते हैं। तो ये जो स्ट्रैप आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे 6 हैं, ये 2 3 ऐसे, एक एक पीछे इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई दे रहे हैं और एक पीछे की साइड में है। तो ऐसे 6 स्ट्रैप यहाँ पर यूज किए जाते हैं। फिर आता है GSLV। GSLV जो है वो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है। ये जो सैटेलाइट है उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में GTO ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करते हैं, और कोर व्हीकल है जिसमें 4 लिक्विड स्ट्रैप्स का यूज किया गया है। ऐसे 4 स्ट्रैप है, ये 3 दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे की तरफ है, 4 लिक्विड स्ट्रैप। इसके अंदर 3 स्टेज का प्रपल्शन होता है, रिमेंबर दिस फैक्ट। अभी तक 4 स्टेज चल रही थी, यहां से 3 स्टेज स्टार्ट होती है, पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी स्टेज का नाम होता है क्रायोजेनिक स्टेज।
क्रायोजेनिक स्टेज के अंदर बहुत लो टेम्परेचर में, एकदम माइनस टेम्परेचर के अंदर जो है वो फ्यूल पाया जाता है। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या चीज होती है। फॉर टाइम बिंग आप इतना समझिए, सॉलिड, लिक्विड और फिर बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर के ऊपर फ्यूल का पाया जाना, ऐसा इसका प्रोपल्शन सिस्टम होता है। उसके बाद लोड कैरी करने की कैपेसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, पेलोड 2200 किलोग्राम का होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, जीएसएलवी मार्क 3। जीएसएलवी मार्क 3 सॉलिड बूस्टर के साथ स्टार्ट होता है। सबसे पहली स्टेज सॉलिड होती है, उसके बाद रीस्टार्टेबल लिक्विड स्टेज आती है, सेकेंड स्टेज, उसके बाद क्रायोजेनिक स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है। ये भी 3 स्टेज के अंदर ही प्रोपल्शन लेता है। और प्रोपल्शन का मतलब हो जाता है कि फ्यूल को बर्न करने की जो प्रोसीजर्स होती है जिसमें फ्यूल यूज किया जाता है वो 3 स्टेज के साथ होता है। फिर 4 टन पेलोड इसका होता है, बहुत लंबा पेलोड है, और ऑर्बिट इसका जीटीओ रहेगा, वही जियो स्टेशनरी एंड सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट जो होता है वो होता है। उसके बाद आप ये फिगर में देखिए, और ज्यादा आपको यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी। जो पहले जीएसएल वही जीएसएलवी MK2 है, तो जो एडवांस है वो जीएसएलवी MK3 है, और जीएसएलवी इज नथिंग बट जीएसएलवी MK2, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन MK2 एंड MK3। उसके बाद हम देखते हैं प्रोपल्शन सिस्टम्स। प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? टू पुश फॉरवर्ड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करना, उसका नाम प्रोपल्शन है। प्रोपल्शन सिस्टम इज अ मशीन दैट प्रोड्यूस थ्रस्ट टू पुश एन ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड। एक ऐसी मशीन जो इस तरीके का फोर्स प्रोड्यूस करती है जो किसी ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा सकती है। यही सिस्टम यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में, रॉकेट्स में, इंजन्स में। Propulsion of a rocket includes all of the parts which make up rocket engine। तो जो रॉकेट इंजन होते हैं उसके सारे पार्ट्स जो है वो प्रोपल्शन के अंदर यूज किए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम इज टू प्रोड्यूस द थ्रस्ट। जो थ्रस्ट उस रॉकेट को आगे लेके जाएगा उसे प्रोड्यूस करने का काम ये प्रोपल्शन सिस्टम करता है। और ये प्रोपल्शन सिस्टम एरोप्लेन्स में भी काम करता है। यही प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो रॉकेट इंजन में, जेट प्लेन्स के अंदर भी काम करता है। अलग अलग प्रोपल्शन सिस्टम थ्रस्ट को अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका प्रिंसिपल बेसिक सेम है, न्यूटन्स थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन इन एक्शन एंड रिएक्शन। यहां पर प्रोपल्शन जो होता है उसके अंदर फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो वहां पर एक एक्शन प्रोड्यूस होती है, उससे आगे मूव करके वो रिएक्शन देता है। इस तरीके से इन एनी प्रोपल्शन सिस्टम अ वर्किंग फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड बाय द सिस्टम एंड द रिएक्शन टू दिस एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑन द सिस्टम। तो एक फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड का मतलब हुआ फ्यूल का जलना, तो वहां पर फ्यूल को बर्न किया जाएगा और उससे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि सिस्टम को थ्रस्ट देगा, विच इज द रिएक्शन। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल रॉकेट इंजन के अंदर एक फ्यूल होता है और एक सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीडाइजर। तो 2 चीजें होती है, एक होता है फ्यूल और एक होता है ऑक्सीडाइजर। तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ये जो दोनों है, दोनों मिक्स होते हैं और ये दोनों मिक्स होकर कंबशन चैम्बर के अंदर बर्न होते हैं, और ये बर्न करके एक हॉट एग्जॉस्ट प्रोड्यूस करते हैं गैसेस का, और ये गैसेस का हॉट एग्जॉस्ट थ्रस्ट देता है रॉकेट को आगे मूव करने के लिए। जो एग्जॉस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे वर्किंग फ्लूइड कहा जाता है। दिस इज अ डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड देन यू फाइंड इन अ गैस टर्बाइन इंजन और प्रोपेलर पावर्ड एयरक्राफ्ट। जो एरोप्लेन्स में होता है उससे ये काफी डिफरेंट होता है, क्योंकि एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं वहां पर जहां एटमॉस्फेयर होता है, तो एरोप्लेन्स के पास एटमॉस्फेरिक एयर होती है, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए अलग से ऑक्सीजन कैरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्हें एयर के थ्रू ऑक्सीजन मिल जाती है। जबकि आउटर स्पेस में जब कोई चीज जाएगी, फॉर एग्जाम्पल रॉकेट अगर आउटर स्पेस में जाएगा, स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए आपको वहां पे ऑक्सीजन साथ में देनी पड़ती है। इसलिए उनके इंजन जो है रॉकेट के, वो इंजन एरोप्लेन के इंजन से बहुत डिफरेंट होते हैं। एरोप्लेन कभी भी स्पेस में नहीं उड़ सकते। प्रोपल्शन के बेसिस पे रॉकेट के इंजन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं लिक्विड और एक होते हैं सॉलिड। जो लिक्विड रॉकेट होते हैं उनमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दे आर स्टोर्ड सेपरेटली एज लिक्विड्स। यहाँ पर देखिए ये फ्यूल टैंक है, ये ऑक्सीडाइजर टैंक है, ये आपका लिक्विड प्रोपेलेंट का एग्जाम्पल है। इसके अंदर ये दोनों अलग अलग टैंक में स्टोर किए जाते हैं। दे आर पम्प्ड इनटू द कंबशन चैम्बर ऑफ द नोजल। ये देखिए ये यहाँ से कंबशन चैम्बर पे पंप कर दिए जाते हैं, वेयर बर्निंग ऑकर्स। और इस कंबशन का मतलब होता है जलना, बर्निंग। तो कंबशन वो चैम्बर होता है जहां पर कि ये फ्यूल यहाँ आकर मिक्स होकर जलते हैं। और सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर द प्रोपेलेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर पैक्ड इन अ सॉलिड सिलेंडर। ये लोग सॉलिड सिलेंडर के अंदर पैक कर दिए जाते हैं एक साथ। अंडर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन द प्रोपेलेंट्स डू नॉट बर्न बट दे विल बर्न व्हेन एक्सपोज्ड टू सोर्स ऑफ हीट प्रोवाइडेड बाय एन इग्नाइटर। वहां एक इग्नाइटर उनको हीट प्रोवाइड करता है, फिर वो बर्न करते हैं। वंस द बर्निंग स्टार्ट्स इट प्रोसीड्स अंटिल ऑल द प्रोपेलेंट इज एग्जॉस्टेड। जब तक कि पूरा प्रोपेलेंट एग्जॉस्ट नहीं होता तब तक वो बर्निंग चलती रहती है।
ये ही डिसएडवांटेज है सॉलिड के साथ, क्योंकि जो लिक्विड रॉकेट है उसके अंदर आप थ्रस्ट को स्टॉप कर सकते हो फ्लो को बंद करके। जैसे आपने फ्लो बंद कर दिया तो वहां पे कंबशन बंद हो जाएगा। सॉलिड रॉकेट के साथ ऐसा नहीं होगा, पूरी कैसिंग को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही इंजन जो है वो बंद होगा। और लिक्विड रॉकेट्स जो है वो हैवी होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि उनको स्टोर करने के लिए इतने बड़े बड़े टैंक की जरूरत पड़ती है, पंप की जरूरत पड़ती है। और इसके कंपेरिजन में सॉलिड रॉकेट जो है वो थोड़े लाइट होते हैं और सॉलिड रॉकेट हैंडल करने में भी इजी होते हैं और कैन सिट फॉर इयर्स बिफोर फायरिंग, उतने ज्यादा वल्नरेबल नहीं होते इग्निशन के लिए। और लिक्विड जो है उसमें आग भी जल्दी लग जाती है तो वो वल्नरेबल हो जाता है, उसको आप बहुत साल तक रख नहीं सकते कंबशन के पहले। तो ये सारे सॉलिड और लिक्विड इंजन्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। इस तरीके से रॉकेट प्रोपल्शन होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वर्किंग फ्लूइड इज हॉट रॉकेट एग्जॉस्ट, ये जो फायर यहाँ से निकल रही है ये रॉकेट एग्जॉस्ट है और रॉकेट एग्जॉस्ट ही फिर आपको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है रॉकेट के अंदर। तो इस तरीके से ये पिक्चर नासा की वेबसाइट से लिया गया है, नासा का पिक्चर है। Now we will see cryogenic technology. Now what is cryogenic technology and why all the countries are dying to have this technology? Cryogenics is the study of production and behavior of material at extremely low temperature. Physics के अंदर cryogenic का मतलब होता है extremely low temperature, मतलब below -150 डिग्री। This is too much. Below -150 डिग्री टेम्परेचर, एक ह्यूमन बीइंग तो वहां पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। इतने कम टेम्परेचर के ऊपर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर के ऊपर जो मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है क्रायोजेनिक्स के अंदर। और यही चीज जो है ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को स्पेस के अंदर लिफ्ट करने के काम में आती है। तो ये मटेरियल किस तरीके से बिहेव करते हैं और ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो हैवी ऑब्जेक्ट को स्पेस में लिफ्ट कर देते हैं, ये सारी चीजें स्टडी की जाती है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज के अंदर। क्रायोजेनिक इंजन जो है इट प्रोवाइड मोर फोर्स विद द ईच किलोग्राम ऑफ क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट इट यूजेस कंपेयर टू अदर प्रोपेलेंट्स, अदर मतलब लिक्विड एंड सॉलिड। अभी हमने जो देखे वो लिक्विड और सॉलिड थे, उसके कंपैरिजन में क्रायोजेनिक इंजन के अंदर, क्रायोजेनिक इंजन में जब प्रोपेलेंट इतने कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स जो है वो डेवलप होता है। द रॉकेट इंजन यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती है? लिक्विड हाइड्रोजन एज द फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजर। और भी यूज की जा सकती है लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यही वाला डिजाइन है। तो लिक्विड हाइड्रोजन जिसे कहते हैं LH2 और लिक्विड ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइजर होता है उसे कहते हैं LOX, LOX। ऑक्सीजन जो है वो क्रायोजेनिक कंडीशन में -185 डिग्री टेम्परेचर पे कन्वर्ट होती है और जो हाइड्रोजन है वो 250-60 डिग्री टेम्परेचर पे कन्वर्ट होती है। द मटेरियल जो है दे विथस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड द अदर एंड ऑफ द इंजन मस्ट विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट। जहां पर कि एग्जॉस्ट निकलेगा वहां पे 2000 डिग्री तक की हीट जो है वो स्टैंड करने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो अपने आप में बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी है, एक तरफ बहुत ठंडा दूसरी तरफ बहुत गर्म। और ये जो LOX और LH2 है इनको भी चूंकि लिक्विड्स हैं टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। फ्रॉम देयर दे आर पम्प्ड इनटू द टर्बो पाइप्स और उसी तरीके से कंबशन चैम्बर में जाता है। ये जो डिजाइन हमने यहाँ पर देखा था सेम वैसा ही डिजाइन यहाँ पर रहेगा। क्रायोजेनिक स्टेज इज टेक्निकली वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंपेयर टू सॉलिड और अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज ड्यू टू इट्स यूज ऑफ प्रोपेलेंट्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड एसोसिएटेड थर्मल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। इतने लो टेम्परेचर होने की वजह से इसकी डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। बट क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इसलिए इतनी ज्यादा चर्चा में है और इसलिए इतनी यूज की जाती है क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की इफिशिएंसी बहुत हाई होती है। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर साइंटिस्ट लोगों ने पाया था कि जो रॉकेट इंजन्स के अंदर अगर आप इस तरीके का क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करेंगे तो उससे जो है सफिशिएंट थ्रस्ट डेवलप हो जाएगा और ये सफिशिएंट थ्रस्ट जो बहुत कम समय में और बहुत अच्छी इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। देन फ्यूल और ऑक्सीडाइजर्स जो हैं जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं वे बहुत लो टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं। यूएस फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्रायोजेनिक इंजन बनाया 1963 में। उसके बाद रेस में आए जापान, फ्रांस 1980s में, उसके बाद चाइना भी आ गया। उसके बाद सोवियत यूनियन जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने की एक सैटेलाइट बनाई एंड दे पुट दिस सैटेलाइट एंड लेटर अ ह्यूमन इनटू स्पेस यूजिंग द क्रायोजेनिक इंजन इन 1987। तो 1987 तक सोवियत यूनियन ने
सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी थी क्रायोजेनिक का यूज करके। इंडिया ने 2001 में टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना स्टार्ट किया और इंडिया ने 5 GSLV सैटेलाइट्स लॉन्च किए स्पेस में यूजिंग दिस क्रायोजेनिक इंजन्स। और ये सारी जो टेक्नोलॉजी है हमने इंपोर्ट की है रशिया से, रशियन क्रायोजेनिक इंजन्स हमने यूज किए हैं। और एक ये भी चीज़ है कि यूएस, यूरोप, जापान, चाइना इन सब ने हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि जब से इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, यूएस ने इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्बार्गोज लगा दिए हैं, उसकी वजह से रशिया वाज द ओनली कंट्री विच हैज़ हेल्प्ड इंडिया टू डेवलप सच टेक्नोलॉजीज। 1991 में बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने MTCR रिजाइम इन्वोक कर दिया था, विच इज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। वो स्टॉप करता है प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल्स को। उनको ये डाउट था कि हम ये सारी चीज़ें वॉरफेयर वगैरह में यूज़ करेंगे। हालांकि इंडिया और रशिया ने उन्हें अश्योर किया था कि वी आर यूजिंग दिस ओनली फॉर द सिविल पर्पसेस, बट US was not convinced with this. So this was all the history behind cryogenic technology. ISRO's cryogenic upper stage project, इसका नाम है CUSP, envisaged design and development of indigenous cryogenic। रशिया से पहले हमने इंपोर्ट किया था, उसके बाद में हमारा विजन था इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन्स को डेवलप करना और जो रशियन प्रोक्योरमेंट है उसको रिप्लेस कर देना। आफ्टर मेनी फेलियर्स 2014 में इंडिया को सक्सेस मिली इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में, और इंडिया वर्ल्ड की 6ठी कंट्री बन चुकी है जिसके पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है और उसने उसे मास्टर किया है। आफ्टर दिस 5 US, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान। तो इन 5 के अलावा हम वो 6ठी पावर हैं जिसके पास की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। अपार्ट फ्रॉम रॉकेट इंजन, इसकी और भी जगह एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रांसमिशन के अंदर, फ्रोजन फूड में, ब्लड बैंकिंग में, इंफ्रारेड सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सरे, ब्ला ब्ला, ये सारी एप्लीकेशंस आर यूटिलाइज्ड यूजिंग द क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। और इट जनरेट्स हाई एनर्जी पर यूनिट मास। इसकी एफिशिएंसी क्यों इतनी ज्यादा होती है? क्योंकि पर यूनिट मास जो बर्न किया जाता है उसके ऊपर उसकी जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा पावर वहां से जनरेट होकर आती है। और ये जो दोनों फ्यूल हैं, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ये बहुत ही क्लीन फ्यूल है। जब वो जलते हैं तो वहां पर वो एक स्टीम खाली छोड़ते हैं, उसके अलावा कोई पोल्यूशन नहीं करते। तो क्लीन फ्यूल होने की वजह से भी ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर गैसोलीन जो नॉर्मली जलाया जाता है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, फ्यूल के ऊपर आपकी बहुत ज्यादा बचत हो जाती है अगर आप क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करते हो। हालांकि टेक्नोलॉजी हार्नेस करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बट इसकी मेंटेनेंस फिर सस्ती हो जाती है। बट दे आर हाईली, और इसका फिर कुछ डिसएडवांटेज भी है कि अगर जब आप LOX और LST यूज करोगे तो ये हाईली रिएक्टिव गैसेस हैं, तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको प्रॉपर टैंक डेवलप करने पड़ेंगे जो कि इनको प्रॉपरली रख सके, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। एंड दे हैव हाई टेंडेंसी टुवर्ड्स लीकेज, तो लीकेज टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। तो जो टैंक्स वगैरह के मटेरियल होते हैं वो भी बहुत स्किलफुली और केयरफुली डिजाइन करने पड़ते हैं। नाउ जेट इंजन्स। जेट इंजन्स क्या होते हैं? द मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी रिच लिक्विड फ्यूल इनटू पावरफुल पुशिंग फोर्स। एक लिक्विड फ्यूल उसके अंदर यूज किया जाता है, वो एक पुशिंग फोर्स डेवलप करता है जिसे थ्रस्ट कहते हैं, और इसी से ये स्काई के अंदर उड़ते हैं। तो जेट इंजन्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन कैरी नहीं करते हैं अपने साथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर द सेम, जबकि रॉकेट्स जो है वो अपना ऑक्सीडाइजर साथ में कैरी करते हैं, क्योंकि किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर की जरूरत तो लगेगी ही। तो इस तरीके से ये जेट इंजन और रॉकेट्स डिफरेंट होते हैं। ऑल जेट इंजन्स एंड गैस टर्बाइंस वर्क इन ब्रॉडली द सेम वे। इनका वर्क प्रोसीजर जो है वो सेम रहता है गैस टर्बाइंस के साथ। हेंस दे ऑल शेयर 5 की कंपोनेंट्स। कुछ की कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इनलेट, कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर एंड देन टर्बाइन। तो ये सारी यही सीक्वेंस होती है, एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस के अंदर अरेंज किए जाते हैं। और जेट इंजन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन वो एरिया होता है जहां पे एयर को प्रेशर बढ़ाया जाता है। कंबशन वो एरिया होता है जहां पर फ्यूल जो है उसे बर्न किया जाता है। एयर मिक्स्ड विथ फ्यूल इज बर्न हियर, और उससे एनर्जी जनरेट होती है। और एग्जॉस्ट वो चीज होती है जहां पर कि थ्रस्ट निकल के आता है, गैसेस निकल के आती है जो कि थ्रस्ट प्रोवाइड करती है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे। तो जेट इंजन जो है इस तरीके के 5 प्रकार के जेट इंजन होते हैं। तो ये जो फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है ये जेट इंजन्स का अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता है। उसमें पहला होता है टर्बोजेट। तो जो टर्बोजेट्स होते हैं वो नॉर्मली आपके एरोप्लेन्स में यूज किए जाते हैं। सिंपल जेट इंजन्स हैं जो कि एयर ब्रीदिंग करते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करके अपना फ्यूल जो है वो बर्न करते हैं। फिर टर्बो फैन जेट्स होते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी थोड़ी और ज्यादा होती है। इसमें एडिशनल कंपोनेंट, ये फैन लगा दिए जाते हैं इसके अंदर। द फैन सक्स इन द एयर एंड देन फर्दर गेट्स कंप्रेस्ड एंड कंबशन टेक्स प्लेस इन द बर्नर। तो फैन लगा दिए जाने की वजह से थोड़ी सी इनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है।
तो उसके बाद आते हैं रामजेट। रामजेट जो है उसके अंदर भी एयर यूज की जाएगी, लेकिन यहाँ एयर ब्रीदिंग नहीं हो पाती इस तरीके से जैसे यहाँ होती है कंप्रेसर के अंदर। तो जैसे हमने अभी देखा था जेट इंजन के अंदर कंप्रेशन करके एक प्रोसीजर होता है, द प्रेशर ऑफ द एयर ट्रैप्ड इनसाइड द चैम्बर। एक चैम्बर के अंदर एयर के प्रेशर को ट्रैप करके फिर वहां से कंप्रेशन जनरेट करते हैं। यहाँ रामजेट के अंदर कंप्रेशन इस तरीके से जनरेट नहीं होता, हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन यूज किया जाता है एयर का, और उसके थ्रू जो है कंप्रेशन जनरेट किया जाता है, अलग से कंप्रेस नहीं किया जाता। फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबशन चैम्बर, उसके बाद कंबशन चैम्बर पे चला जाता है, फिर हॉट कंप्रेस्ड एयर के साथ वो मिक्स होता है और कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स होकर फुल इग्नाइट होता है और वहां पर कंबशन कंडक्ट होता है। इसकी स्पीड माच में कैलकुलेट की जाती है। एवरेज स्पीड ऑफ रामजेट इज 3 to 6 मैच, और जब ये हाइपरसोनिक स्पीड्स के ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर इसकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाती है। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ रामजेट इंजन। इसीलिए आए स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट का पूरा नाम होता है सुपरसोनिक कंबशन रामजेट। जब हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन को यूज किया जाता है कंप्रेशन के लिए, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द रामजेट इंजन। इफिशियंसी ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक स्पीड एंड अलाउड सुपरसोनिक कंबशन। हाइपरसोनिक स्पीड जब अचीव हो जाएगी ग्रेटर देन 6 मैच, 6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से 6 टाइम, मतलब स्पीड ऑफ साउंड 1 माच होता है, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर आपको स्पीड मिलेगी, इसीलिए उसे हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक कहा जाता है। तो हाइपरसोनिक पे ऑपरेट होता है और सुपरसोनिक कंबशन स्क्रैमजेट के अंदर होता है। फिर ड्यूअल मोड रामजेट होते हैं। ड्यूअल मोड के अंदर ऐसा है कि स्क्रैमजेट जो है वो सुपरसोनिक पे करेगा, रामजेट जो है वो सबसोनिक के ऊपर कंबशन करता है, और ड्यूअल मोड जो है उसमें दोनों होते हैं, सबसोनिक भी होते हैं, सुपरसोनिक कंबशन भी होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए कंप्रेशन, यहाँ पर अलग से कंप्रेसर का यूज किया गया है टर्बोजेट में, यहाँ कोई कंप्रेसर यूज नहीं किया जाते, एयर के फॉरवर्ड मोशन को ही यूज किया जाता है। तो ये कंप्रेशन और ये जो कंबशन होता है, स्क्रैम जेट के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इस स्ट्रक्चर चेंज की वजह से ये सुपरसोनिक कंबशन को परफॉर्म कर सकता है और फिर यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाता है 3rd स्टेज पे। तो दिस इज द वे दिस जेट इंजन वर्क। और उसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी पे। इंडिया ने अभी अभी रिसेंटली 2018 में स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी को 5 मिनट के लिए प्रैक्टिकली करके दिखाया था, और वो 5 मिनट का प्रैक्टिकल दुनिया को चौंका देने वाला है कि इंडिया हैज हार्नेस्ड दिस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, और हमने इस टेक्नोलॉजी को स्काई में 5 मिनट तक जो है प्रैक्टिस में लाके दिखाया। तो नाउ व्हाट इज दिस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जिसके पीछे इतनी मारामारी है? आप देखिए, जो भी ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोपेलेंट मतलब जो फ्यूल जल रहा है रॉकेट्स के अंदर, उसके अंदर 70% जो चीज कैरी होती है वो ऑक्सीडाइजर होता है। तो आपको ऑक्सीडाइजर इतना ज्यादा कैरी करना पड़ता है। देयरफॉर द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो है वो यूटिलाइज करना चाहते हैं सारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो सारे लॉन्च व्हीकल इस तरीके के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ही यूज करना चाहते हैं, और इसी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करने का नाम है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। और अगर ये जो लॉन्च व्हीकल्स है ये एटमॉस्फेयर में जाकर के रीयूज नहीं हो पाते, तो अगर ये रीयूज होने लगे तो लॉन्चिंग की कॉस्ट जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अलोंग विद द एयर ब्रीदिंग propulsion, ये जो हम बोल रहे हैं एयर ब्रीदिंग propulsion है, तो ये दोनों चीजें जो है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन डिजर्व करता है कि ना तो आपको ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत पड़ेगी फ्यूल को बर्न करने के लिए, और नहीं आपको उस व्हीकल को बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो रीयूजेबल रहेगा। तो ये सारी चीजें स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में इंडिया ने हार्नेस की है। इसमें ये तीनों तरीके के जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे वर्ल्ड की स्पेस एजेंसीज डेवलप कर रही है, रामजेट, स्क्रैमजेट एंड ड्यूअल मोड रामजेट। तो अगर ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं करना पड़ेगा और एटमॉस्फेरिक एयर को ही यूज किया जा सकेगा, तो जो क्राफ्ट है वो छोटा हो जाएगा, स्मॉलर, लाइटर एंड फास्टर। ये तीनों चीजें उसके अंदर आ जाएगी यूजिंग द स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। रिसर्चर्स प्रेडिक्ट कि ये कितनी स्पीड प्रोड्यूस कर सकता है, 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब 15 मार्च से भी ज्यादा स्पीड यहाँ पर प्रोड्यूस हो सकती है। अगस्त 2002 में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट कंप्लीट करी स्क्रैमजेट व्हीकल की, जो कि मार्च 7 तक की स्पीड पे गया था। उसके बाद इसरो ने इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी दिया, ABPP, इसका नाम है एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन प्रोजेक्ट, जो कि 2016 में स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने फ्लाइट टेस्टिंग दी सक्सेसफुली वहां पर, और अभी 2018 में फिर से उन्होंने एक फ्लाइट टेस्टिंग की है स्क्रैमजेट की। द स्क्रैमजेट इंजन डिजाइन बाय इसरो यूजेस हाइड्रोजन एज द फ्यूल एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर एज द ऑक्सीडाइजर। तो वही कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन को अंदर कैरी करेंगे लेकिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेंगे। इसरो ने एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल डिजाइन किया
जिसके अंदर सॉलिड रॉकेट बूस्टर का यूज किया गया, और जो अभी रिसेंट टेस्ट हुआ स्क्रैमजेट इंजन का, उसके अंदर इस एटीवी को यूज किया गया था। इट वाज कैरिंग द वेट ऑफ 3277 केजी, 3277 केजी का उसने वेट कैरी किया था। स्क्रैमजेट इंजन वाज टेस्ट लॉन्च्ड ऑन बोर्ड रोहिणी 560 साउंडिंग रॉकेट, उसके ऊपर लॉन्च किया गया था। दिस इज द हेवीएस्ट साउंडिंग रॉकेट डेवलप्ड टिल डेट बाय इसरो। अभी तक इसरो ने जितने भी रॉकेट कैरी बनाए हैं उसमें एटीवी सबसे हेवीएस्ट रॉकेट है। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू क्लेम दिस सक्सेसफुल स्क्रैमजेट इंजन। रशिया वाज द फर्स्ट कंट्री, देन यूएस, देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इंडिया अब ऐसी फोर्थ कंट्री बन गया है जिसके पास की स्क्रैमजेट इंजन है। ये स्क्रैमजेट इंजन किस तरीके से ऑपरेट करता है तो उसका ऑपरेशन देख लेते हैं। हाई स्पीड फॉरवर्ड मोशन जो है, यहां से कंप्रेस एयर आती है, फ्यूल इंजेक्टेड इनटू कंबशन चैम्बर वेयर इट मिक्सेस विद हॉट कंप्रेस एयर एंड इग्नाइट्स द रिजल्टिंग जेट ऑफ हीटेड एग्जॉस्ट गैस प्रोपेल द व्हीकल फॉरवर्ड, और यहां से जो रिजल्टिंग गैसेस है वो व्हीकल को मूव करते हैं। हाउएवर सिंस स्क्रैमजेट इंजन कैन नॉट फंक्शन टिल द व्हीकल गेन इनफ स्पीड, कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। चूंकि स्क्रैमजेट इंजन को ऑपरेट करने के लिए वो सुपरसोनिक स्पीड चाहिए, जब तक वो स्पीड नहीं आएगी वो पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाता है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करता है, और ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसको एक अलग इंजन की जरूरत पड़ती है जो कि इसको स्पीड अचीव करके देता है। तो जैसे कि लॉन्च व्हीकल में अलग अलग स्टेजेस होती है, पहली स्टेज पे अच्छी स्पीड अचीव होने लगती है, तो पहली स्पेस के बाद जो दूसरी स्टेज आती है वहां पर ये रामजेट इंजन जो है, स्क्रैमजेट इंजन जो है वो यूज किए जाते हैं। तो स्क्रैमजेट इंजन इज यूज इन सेकेंड स्टेज। सैटेलाइट लॉन्चिंग बिजनेस इज वैल्यूड फॉर $1 मिलियन इंडस्ट्री है। इनकॉर्पोरेटिंग सच टेक्नोलॉजीज इसरो को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है मार्केट प्लेयर पे, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सब करने पर कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी और इसरो के रॉकेट्स की पेलोड कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए स्क्रैमजेट को हार्नेस करने के लिए इसरो ने इतनी मेहनत की है। अवतार करके एक व्हीकल है जिसका नाम है एरोबिक व्हीकल फॉर ट्रांस एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एरोस्पेस ट्रांसपोर्टेशन। ये इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। जैसा मैं भी बता रही थी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज करना उनके लिए जरूरी हो गया है। तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म है जिस कैपेबल of carrying out satellite launches like normal aircraft, which takes off vertically and lands back on a runway. It is designed to use ramjet and scramjet for the thrust. तो ramjet scramjet को यूज करने के लिए अवतार व्हीकल को बनाया गया है which can handle hypersonic speeds. So this is all about the space experiments of ISRO and the success of ISRO. Thank you very much for watching this lecture series. In the next lecture we will do more with the Indian satellite systems and Chandrayaan and Mangalyaan. So please keep on watching, keep on commenting. Thank you very much once again.